हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग क्लास 10th वाले साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरा क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में दिया गया था। आज पार्ट 3 के रूप में आपको बोला गया था कि और एक पार्ट 3 के रूप में वीडियो आएगा, जो कि आपके लिए मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव टाइप रहेगा और क्लास 10th के साइंस वाले बच्चों के लिए, जो कि 27 मार्च को आपका छपने वाला है और ये आएगा ही आएगा। अगर आप लोगों ने ये तीनों वीडियो को देख के जाएंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन आपको दिया गया है सब्जेक्टिव टाइप में, सारे क्वेश्चन आपका छपने वाला है। इसलिए आप लोगों ने तीनों वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। लास्ट मौका है, लास्ट चांस है। आपको 90% मार्क्स चाहिए तो आपको तीनों वीडियो देख के जाना है, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा उसको शेयर कीजिए, ताकि आप क्या आपके साथ साथ आपके दोस्तों का, आपका भाई का, सभी का एग्जाम जो हो बहुत ही मस्त जाए, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो इसको समझिएगा। हम क्वेश्चन के साथ आपके आंसर को भी पढ़ेंगे और रिपीट भी करेंगे, ताकि आपके माइंड में पूरा सेट हो जाए और आप एग्जाम देने जाए तो वहाँ पे आपको सुना हुआ बात सारा याद हो जाए और आप अपने भाषा में भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका जो आंसर है, इसका कारण यह है किसी बिंदु पर यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो इसका अर्थ यह होगा कि उस बिंदु पर सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं है, ठीक है। फिर से सुनिएगा। इसका कारण यह है कि किसी बिंदु पर यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो इसका अर्थ यह है कि यह होगा कि उस बिंदु पर सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा। इसको हम लोग फार्मूला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो मॉडल सेट पढ़े थे उसमें इस फार्मूला को बहुत बार रिपीट किए थे, ठीक है। F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। यहाँ पे देखिए फोकस दूरी F इक्वल टू क्या, R/2। यहाँ पे जो त्रिज्या, इसका जो वक्रता त्रिज्या कितना 20 सेंटीमीटर, जो कि 20 बाई क्या हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा, जो कि 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ठीक है। इसको समझिएगा कि सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है। सोडियम क्या है, एक अति क्रियाशील धातु है। यह ऑक्सीजन के साथ प्रबल अभिक्रिया करता है। यदि इसको हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो यह आग पकड़ लेती है। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में यानी कि किरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। मिट्टी के तेल को ही किरोसिन का तेल बोलते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के जो जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 और आज पार्ट 3 के रूप में दिया जा रहा है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको देखना बहुत ही जरूरी है। कल के 27 मार्च एग्जाम में आपका एकदम छपने वाला है, ठीक है। आप इसको पूरा मतलब निश्चित रूप से इसको पढ़िए। आपको एकदम क्वेश्चन पूरा आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कार्बन के दो अपरूपों के नाम लिखिए। कार्बन के दो अपरूपों के नाम क्या है, हीरा और ग्रेफाइट। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान में रखना आपको बहुत ही जरूरी है। कार्बन के दो अपरूपों के नाम लिखिए तो क्या होगा, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है। फिर से सुनिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसको समझिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड पादप वातावरण से CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जल पादप जड़ों द्वारा जल का पादप जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं तथा पत्तियों तक इसका परिवहन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। तो आप लोगों को अच्छे से देखना है और मेरी बात को सुनना है ध्यान से, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। जीवाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पे सुनिए, इसका आंसर सुनिएगा कि बीजाणु के चारों तरफ एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगता है। ये हल्के तथा गोल होते हैं। क्या होते हैं, हल्के तथा गोल होते हैं, जिसके कारण आसानी से वातावरण में फैल जाते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कृत्रिम चयन क्या है। एक उदाहरण दें। यहाँ पे सुनिएगा, मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया कृत्रिम चयन है, ठीक है। उदाहरण के लिए कुत्ता का प्रजनन, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कि दीर्घ दृष्टि दोष
दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण क्या है और इसका संशोधन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, किस प्रकार से संभव है, इसका आंसर को समझिएगा। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, कहता है वह दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, दूर की वस्तु को क्या कर सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं, परंतु वह निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। इस स्थिति में क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है वो दृष्टि पटल के पीछे बनता है, ठीक है। कारण को समझिएगा कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, ठीक है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का क्या होना, अत्यधिक हो जाना। नेक्स्ट पॉइंट है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र की जो गोलक है वो छोटा हो जाता है, इस कारण से ये सब प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उपसंशोधन, इसका संशोधन को समझते हैं, संशोधन यानी कि निवारण, इसका सॉल्यूशन को समझते हैं, ठीक है। कहते हैं इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है या फिर प्रयोग किया जाता है, एक ही बात है। उत्तल लेंस के निकट बिंदु पर रखी वस्तु से आने वाली किरणों को इतना अभिसारित कर देता है कि वह नेत्र के अपने निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों ने इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए और माइंड में भी इसको सेट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको लिखना होगा ये क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी कर चुके हैं, करिए ना। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन रिपीट है क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रिपीट किया गया है तो आपके दिमाग में और अच्छे तरीके से सेट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए u बराबर क्या दे -10 सेंटीमीटर, f बराबर क्या है +15 सेंटीमीटर और v बराबर क्या निकालना है आपको, v इक्वल टू वाट, ठीक है। तो दर्पण सूत्र यहाँ से प्रयोग करेंगे। दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे 1/v जब निकालेंगे तो यहाँ पे 1/v प्लस 1/u का वैल्यू कितना है -10 है, -10 लिखेंगे बराबर 1/f, f का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बराबर में 1/15 लिख देंगे और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या निकलेगा 6 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। भिन्न का जोड़ तो आप लोगों को आता ही होगा, तो इस तरह से आप लोगों ने अच्छे से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि उत्तम ईंधन के गुणों को लिखिए। उत्तम ईंधन जो है उसके गुणों को लिखना है, ठीक है। कहते हैं प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक दरम्यान, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। नेक्स्ट पॉइंट है भंडारण तथा परिवहन में आसान हो। नेक्स्ट पॉइंट है सरलता से सुलभ हो सके और नेक्स्ट पॉइंट है वह सस्ता भी हो, ठीक है। ये उत्तम ईंधन के गुणों का ये सब पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। इसको समझिएगा। श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन, हम लोगों ने सांस लेते हैं ना तो क्या करते हैं अंदर हवा लेते हैं, कहते हैं वही अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन विघटित होता है। भोजन क्या होता है, विघटित होता है, अर्थात वह अपचयित होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, अतः श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इसका फॉर्मूला को भी देख रहे हैं C6H12O6 प्लस 6CH12O6 प्लस 6O2, फिर से देखिए यहाँ पे और उसके आगे क्या है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला है, इसको आप लोगों ने अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र तथा उपयोग लिखे। विरंजक चूर्ण का क्या सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है और उसके उपयोग को भी लिख रहा है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, क्या होगा CaOCl2, ठीक है, सूत्र याद रहेगा। इसके उपयोग को समझते हैं। कागज एवं कपड़ों के व्यंजन में कीटाणु नाशक के रूप में होता है, क्या होता है कागज एवं कपड़ों के व्यंजन में कीटाणु नाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। और क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने उपयोग को समझ लिया और उसके फार्मूला को भी समझ लिया। फार्मूला क्या है CaOCl2, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है कि वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिखा है वायवीय यानी कि ऑक्सी श्वसन, इसके पॉइंट को समझिएगा। इस श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक, इस श्वसन के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए
अवायवीय, अवायवीय यानी अनॉक्सी श्वसन। तो इसके इस श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, इस श्वसन के लिए क्या ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सी श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सी श्वसन में क्या होती है, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका है अब अवायवीय ऑक्सी श्वसन का। यहाँ पे देखिए कि अनॉक्सी श्वसन में, ये अनॉक्सी है, ठीक है, अनॉक्सी श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है, कम ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने 13 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप हार्मोन क्या है, इसके 2 उदाहरण दे। पादप हार्मोन क्या है, पौधे के विभिन्न भागों द्वारा, पौधे के विभिन्न भागों द्वारा रासायनिक पदार्थ, पौधे के विभिन्न भागों द्वारा रासायनिक पदार्थ जो वृद्धि एवं अन्य गतिविधियों का नियंत्रण व समन्वय करते हैं उसे पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन और जिब्बेरेलिन, ऑक्सीजन और जिब्बेरेलिन, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विद्युत जनित, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में एकदम छपने वाला है। ठीक है, यहाँ पे समझिए क्वेश्चन क्या है कि विद्युत जनित यानी कि डायनेमो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके बनावट एवं कार्य का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा लंबा है लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत जनित्र कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे विद्युत जनित्र कहलाता है। सिद्धांत देखिए इसका, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सिद्धांत क्या है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तब उसके सिरे के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली बंद हो तब उससे धारा बनने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। इस धारा को क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। इस प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के आधार पर निर्धारित की जाती है। जैसे कि आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक में इसका पूरा फिगर अच्छे से देखे होंगे, हाथ के अंगूठे जैसे होता है ना, इस तरह से दिखाया होगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों ने अच्छे से समझे होंगे। और देखिए इसकी बनावट को समझते हैं। यहाँ पे देखिए इसका फिगर दिया हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। समझ आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या नॉर्थ है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ पे इसका जो फिगर है, आर्मेचर कुंडली है, ये सर्पी वाला है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, बुश है, यानी कि तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसके देखते बनावट में क्या क्या है। ठीक है, इसके पॉइंट को भी हम आपको बता देते हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ सके। कहते इसमें एक गुणी आधाकार कुंडली ABCD होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ABCD है ना, AB, यहाँ पे देखिएगा ABCD होती है, जिसे अस्थाई चुंबक के ध्रुव के बीच रखा जाता है। जिसे क्या कहता है, अस्थाई चुंबक के बीच के ध्रुव में रखा जाता है। इस कुंडली को 2 सिरे 2 वलयों R1 एवं R2, R1 देखिए यहाँ पे होगा R1 और R2। ठीक है, 2 वलयों R1 एवं R2 से जुड़े रहते हैं। 2 ब्रूसों B1 एवं B2 के वलयों R1 और R2 पर दबा कर रखा जाता है। दोनों वलयों भीतर से दूरी से जुड़े होते हैं। दोनों ब्रूसों के बाहरी सिरों गैल्वेनोमीटर से जुड़े होते हैं। ठीक है, R1 R2 जो है ये क्या होता है, B1 B2 के वलयों से जुड़े होते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर पे यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे R1 R2 जो है, R1 R2 और ये क्या B1 और B2। यहाँ पे क्या है, ब्रूस यहाँ पे लगा हुआ है जो कि आप स्क्रीन पे पूरी देख पा रहे हैं। समझ में आ गया। चलिए और इसके नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, इसके क्रिया विधि को समझते हैं। ठीक है, क्रिया विधि, कुंडली को चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच किसी युक्ति द्वारा तेजी से घुमाया जाता है। किसी युक्ति द्वारा यानी कि इसको तेजी से क्या घुमाया जाता है। जब कुंडली का ताल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है तब कुंडली से शून्य धारा बहती है। जब कुंडली का ताला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है तब कुंडली के सिरों के बीच महत्तम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और कुंडली से महत्तम प्रेरित धारा बहती है। कुंडली के जो सिरे हैं AB या CD के ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने से धारा की दिशा तथा परिमाण बदलता रहता है। इस तरह जो धारा प्राप्त होती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, इस तरह से जो धारा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन
आपके एग्जाम में एकदम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 समझिए, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। प्रत्येक समीकरण, जितने भी समीकरण आपको दिख रहे रासायनिक समीकरण, सभी को संतुलित करना। क्या करना है? संतुलित करना। देखिए यहाँ पे PbNO3 का होल 2 को जब रिएक्शन किया गया तो यहाँ पे PbO प्लस NO2 प्लस O2 बना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको संतुलित किया गया तो 2PbNO3 का होल 2, और यहाँ पे जब रिएक्शन किया गया तो यहाँ पे 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 बना। ठीक है, उसी तरह 2 नंबर है कि N2 प्लस O2 को जब रिएक्शन किया गया तो Na2O बना, और यहाँ पे 4N2 प्लस O2 को जब रिएक्शन किया तो 2Na2O बना। ठीक है, समझ आ गया। फिर 3 है, जहाँ पे 3 सबको संतुलित करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा MnO2 प्लस HCl को जब रिएक्शन किया गया तो यहाँ पे संतुलित करने के लिए तो यहाँ पे MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है, उसी तरह फिर MnO2 प्लस 4HCl को जब रिएक्शन किया गया संतुलित करने के लिए तो यहाँ पे बना क्या? MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे और 4 पॉइंट देखिएगा कि BaCl2 प्लस H2SO4 को जब रिएक्ट किया गया तो यहाँ पे BaSO4 यानी कि Ba और SO4 एक साथ आ गया प्लस HCl एक साथ चला गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए BaCl2 प्लस H2SO4 हो गया तो यहाँ पे हो गया BaSO4 प्लस 2HCl, BaSO4 एक साथ हो गया और 2HCl एक साथ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा तरह से संतुलित हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि NaOH प्लस H2SO4 को जब रिएक्शन किया गया तो यहाँ पे हो गया Na2 प्लस Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, उसी तरह फिर 2NaOH प्लस H2SO4 को सब संतुलित करने के लिए तो यहाँ पे Na2SO4 एक साथ आ गया, Na2SO4 एक साथ आ गया और 2H2O एक साथ चला गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा रिएक्शन हो गया। जैसा कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी पॉइंट था यहाँ पे आपको बता दिया गया, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक फिगर है, एक मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाई। हम लोगों ने 3 फिगर इस तरह से पढ़े हैं ना। आप लोगों को 2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो से 2 फिगर और दिखाए थे, और एक फिगर आपके इस वीडियो के माध्यम से भी आया है। मानव हृदय का नामांकित चित्र को बनाइए, तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से जूम करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आप अपने कॉपी पे इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया है? महाधमनी दिया है। ठीक है, यहाँ क्या है? फुफ्फुस है, यहाँ पे क्या है? धमनी है, और यहाँ पे क्या है? फुफ्फुस है, फिर सीरा है, उसके बाद बायां है, उसके बाद अलिंदा है, उसके बाद बायां फिर नीलय है। ठीक है, तो उसके बाद इधर जो है इस पॉइंट पे यहाँ पे महाशिरा है। क्या है? महाशिरा है, और ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप यहाँ पे दायां है, यहाँ पे बायां था, यहाँ पे दायां है, और इसी के नीचे ठीक में अलिंद है। ठीक है, और उसके बाद है कक्षों के बीच की विभाजन दीवार। इसके जो कक्षों के बीच की जो विभाजन दीवार है आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पॉइंट को, ये कक्षों के बीच की विभाजन दीवार है, और यहाँ पे दायां नीले है जो कि आपको इस लाइन के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से चित्र आपको बनाना है। मानव हृदय की संरचना को इस तरह से बनाना, और इसके नाम भी उसका आपको याद रखना है ताकि आप उसको वहाँ पे लिख के दिखा सकें। ठीक है, और अगर आप इस तरह से बना के दिखाएंगे तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मेंडल के प्रयोग। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आपको अच्छा से इसको याद करके जाना आपको कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं। लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं, कैसे पता चला उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, कि मेंडल के प्रयोग से पता चला कि यदि दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच यदि कृत्रिम परागण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है, और लेकिन क्वेश्चन मेंडल से ही दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से वहाँ पे आपको कुछ चेंज करके दिया जाएगा। तो अगर आपके पास चारों टाइप का क्वेश्चन पढ़ा हुआ रहेगा तो आप उसको वहाँ पे अच्छे से लिख के आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम सोचें कि अलग अलग थोड़ा सा करके आपके बीच में क्वेश्चन दिया जाए, इसलिए हम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के रूप में आपके क्वेश्चन को बांट दिए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से सुनिएगा कि मेंडल के प्रयोग से यह पता चलता है कि यदि दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच यदि कृत्रिम परागण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, जबकि दूसरा लक्षण भी उन पौधों में सुरक्षित रहता है, अप्रभावी अवस्था में होता है। दूसरी पीढ़ी में इस लक्षण के प्रकट हो जाने से इस बात की पुष्टि होती है। समझ में आ गया? उदाहरण को समझिएगा। यहाँ पे इसको हम थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए शुद्ध लंबे पौधा, यहाँ पे जो बड़ी टी के रूप में इसका इंडिकेट किया गया है, ये क्या है? शुद्ध लंबे पौधे हैं, और ये शुद्ध बौने पौधे जो कि छोटी टी के रूप में आपको इंडिकेट करा गया है। तो यहाँ पे दोनों जब मिला, दोनों को जब यहाँ पे लाया तो यहाँ पे टी, बड़ी टी और छोटी टी, यहाँ पे क्या बना?
शंकर लंबे पौधे बना। ठीक है, शंकर लंबे पौधे बना जो कि F1 पीढ़ी के प्रथम पीढ़ी में। ठीक है, जो कि यहाँ पे इसको जनक पीढ़ी बोलता है, जो कि P से इसको डिनोट किया गया है। जनक पीढ़ी कौन हो गया, छोटी टीटी। यहाँ पे जो है आप लोग इसको अच्छे से एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से बता दिया गया है। बस आप लोगों को काम करना क्या है, अच्छे से वीडियो को देखना है, समझना है और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से जाना है बिना डरे और अपने एग्जाम को अच्छे से उखाड़ के आना है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों ने और जितने भी मॉडल पेपर अच्छे से अगर पढ़े होंगे, हम वीडियो भी सभी का बना दिए थे 5 सेट का, अगर आपने उसको 5 सेट को कहीं से भी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप को 5 सेट अच्छे से पढ़े हैं तो आपका एग्जाम एकदम अच्छा जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चित रहिए, उसमें कोई भी हेजिटेशन आप मत रखिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो अच्छा जाने वाला अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ के रखें और जितने भी टाइप का आप सब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन बताए हैं अभी, वो सारे क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कवर करके जाएंगे तो आपका एग्जाम एकदम 100% अच्छा जाने वाला है। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चित रहिए। अगर आप लोगों ने पढ़े हैं तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, फिर आपके लिए जितना हो सके हम किए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो इसको शेयर कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसको लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं मेहनत करने के लिए, चाहे रात हो चाहे दिन हो, सब एनी टाइम आपको जो वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग थोड़ा सा अपना सपोर्ट दीजिए, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ा सपोर्ट बनाइए इस चैनल के साथ, इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए, इसको थोड़ा ग्रो कीजिए ताकि आपके लिए हम और मोटिवेट हो और अनेक तरह के वीडियो आपके लिए लेके आए जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, लाभदायक हो, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिले। ठीक है, ठीक है, फिर सबको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। कल आप लोग अच्छे से एग्जाम दे के आइए और अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों का कैसा एग्जाम रहा। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।